हेलो बच्चों, आज तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का लास्ट लेक्चर है। थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है शायद 1 घंटा 20 मिनट तक चला जाए। ठीक है, ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बची है और जो जेनरिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे, वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रीटी मच दैट इज़ व्हाट इज़ लेफ्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो स्केल्स की बात है मैं इसके बारे में तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। कल मैंने बोला था कि ठीक है इसको इतना ही लिख सकते हो, आज थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको 1-2 चीज़ें और कर लेते हैं। ऑलरेडी एंड रोशॉफ की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही कराऊंगा। और इसके बारे में शुरुआत में लिख सकते हो कि बेसिक, कल मैंने ये बोला था ना कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट वे ऑफ मेजरिंग दीज। तो इसमें लिखो देयर इज़ नो डायरेक्ट मेथड टू डिटर्मिन the electronegativity of an element, but the following two relative methods are available. ठीक है, फर्स्ट इज पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल में सीधे सीधे बता दिया था कल मैंने कि उसने अज्यूम किया कि जो तुम्हारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन को उसने 4 आर्बिट्रेरली उसने 4 वैल्यू दे दी। ठीक है, तो उसने फ्लोरीन को 4 वैल्यू दे दी और उसके बेसिस पे, उसके रिलेटिव उसने बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया। तो तुम देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पे HF का कल एग्जाम्पल लिया था, ये सब चीज़ें उसी के हिसाब से लिखी थी कि A को अगर तुम F मान लो तो B को क्या मान लोगे, H। ठीक है, तो इतना ही होगा। अच्छा, इसमें कल में और आज में जो चेंज है वो है इस चीज़ का कि कल यहाँ पे मैंने अरिथमेटिक मीन लिखा था, दिस इज अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे मैं ज्योमेट्रिक मीन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो कई बुक्स में ये अरिथमेटिक मीन दिया होता है, कई बुक्स में ये ज्योमेट्रिक मीन दिया होता है। ठीक है, तो आफ्टर सम एक्सकोजिटेशन, सम मोर रिसर्च, आई फाउंड दैट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट या मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्लियर होगी ये बात? इसको भी अंडर रूट में लेके आ सकते हो। ठीक, ये ऊपर वाला किलो कैलोरी में है, ये वाला किलो जूल में है। अगर तुम देखो तो इसमें और इसमें ऑलमोस्ट 2 का फासला है, 2 से थोड़ा ज़्यादा का। तो तुम देखते हो कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स ये होता है। अगर मैं इसको अंडर रूट करूँगा तो कितना जाएगा, ऑलमोस्ट 2 के आसपास आ जाएगा। भाई ये अंडर रूट 4 हो जाएगा ना, ये अंडर रूट 4 क्या हुआ, 2 के आसपास, तो 4.2 2.05 के आसपास कहीं होगा, ऐसा कुछ होगा, है ना। तो अंडर रूट ऑफ कैलोरी क्या आ जाएगा, 2। तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से डिवाइड करते इतना कुछ आ गया ये। गॉट इट? ये चीज़ें हो गई तुम्हारी पाउलिंग स्केल की, इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं। ठीक, इसमें मैं कल लिखवा ही चुका हूँ कि EAB और EAA और EBB क्या हैं तुम्हारे बॉन्ड एंथैल्पीज। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हम जो ये पाउलिंग स्केल या जो ये स्केल्स डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, तो कौन से उसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स के लिए जिनमें विच आर कोवेलेंट, वी आर डिफाइनिंग दीज फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो A और B जो कनेक्टेड होंगे वो एक कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे और इन दोनों की वजह से, मतलब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन एक तरफ खींचे चले जाएंगे और दूसरी तरफ से दूर चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर दिस स्केल इज अबाउट, है ना। और यहाँ पर तुम देख ही चुके हो x है, इसको चाय A चाय B भी बोलते हैं। मैं x B बोलता हूँ, चाय A चाय B क्यों बोलना भाई, है ना। हमें चाहिए है, हमें चाहिए B। ठीक है, एनर्जी ऑफ A एंड B, तो सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एंड B। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दी Millikan-Jaff स्केल। Millikan-Jaff स्केल। ठीक है, तो मिलिकन और जैफ के स्केल में क्या किया था इन्होंने IE आयनाइजेशन एंथैल्पी माइनस EGE। ठीक है, या तो तुम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हो। भाई इसको डिफाइन कैसे किया इसने, दिस स्केल, कि तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल्स टू IE माइनस EGE अपॉन 2। एक्चुअली में उन्होंने डिफाइन तो किसी और तरीके से किया था, लेकिन मैं किसी और तरीके से कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली नहीं लिखते। उसने जो एक्चुअली में कहा था वो कहा था इट इज़ द एवरेज ऑफ IE एंड EA। उसने जो एक्चुअली में कहा था वो ये कहा था, ठीक है, एवरेज ऑफ IE एंड EA।
ठीक है, यहाँ पे EA कैन नॉट बी लेस देन 0, कांट बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसे EG के टर्म्स में लिखूंगा तो इसको मेरे को ऐसे करना पड़ेगा ना, नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंट ये रिलेशनशिप ये होती है, हाँ है ना। क्लियर इनफ, सिंपल है, ये हो गया जी। कहाँ थे हम, हाँ ठीक है, इतना क्लियर हो गया भाई। माइनस ऑफ EGE, ये तुम्हारे पास आ गया, ठीक। ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जो IE है वो क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और EA और EGE क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो भी यूज़ करनी है वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही करनी है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो दिस इज व्हाट हाउ योर XA इज डिफाइंड, गॉट इट। किसी भी एलिमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है जी। अगर हम देखें ध्यान से इसको और जो तुम्हारा पाउलिंग स्केल है उसको कंपेयर करके देखें तो इन दोनों के बीच में 2.8 का रिलेशनशिप है। मतलब अगर मैं बोलूँ पाउलिंग स्केल जो है दैट इज इक्वल्स टू 2.8 टाइम्स दैट ऑफ नहीं, मिल्किन जाफ जो है वो पाउलिंग स्केल के 2.8 टाइम्स है। तो पाउलिंग स्केल के, क्योंकि पाउलिंग स्केल हम वाइडली यूज़ करते हैं तो हम EN पाउलिंग स्केल, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू IE प्लस, या मैं माइनस में ले रहा हूँ क्योंकि हम इसी में डील करते हैं तो हम इसी में डील करेंगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 2.8 कितना जाएगा ये, इसको हटा के मैं 5.6 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी भी जो IEEG है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। मान लो तुम्हारे पास किलो जूल में पड़ा है, तो किलो जूल में क्या करने का है तुमको, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV इक्वल्स टू 96.5 किलो जूल पर मोल। हालांकि मैं यूजुअली 96 लेता हूँ, एक्चुअल वैल्यू 96.5 आती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये इसमें दी है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, EV में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें उस वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 96.5 से, ठीक है। तो अगर मान लो किलो जूल में वैल्यू पता है हमें, तो IE माइनस EGE अपॉन 5.6 इंटू 96.5, ठीक है। जब हमें वैल्यूज़ किस में पता होंगी, किलो जूल पर मोल में, मतलब इन दोनों की वैल्यूज़ हमारी किलो जूल पर मोल में होगी। और अगर हमारे पास IE माइनस EGE जो है ये दोनों की दोनों किलो कैलोरी में पड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे 5.6 इंटू 96.5 और ऊपर 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ किलो कैलोरी में मिल रही होंगी तो तुम एक फॉर्मूला याद कर लो यार, ये वाला सिंपलेस्ट जो है वो याद कर लो, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। ये सबकी वैल्यूज़ तुमको पता है भाई, ये रिलेशनशिप भी तुम्हें पता है, और एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स, 4.18 जूल्स होता है इनफैक्ट, ठीक है, वो भी तुम्हें पता है। गॉट इट, ओके। नाउ ये तो तुम्हारी ठीक है, ये तो तुम्हारे स्केल्स हो गए मिल्किन एंड जाफ, ठीक है। इसको करोगे तो 540 के आसपास आता है ना, दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 540, ये जो है इक्वल टू 540 होता है। तो लिख लेना फॉर्मूला। ये तुम्हारे स्केल्स हो गए। अब इनके ट्रेंड्स की बात करते हैं, है ना। ये सेकंड था, दिस वाज सेकंड, ठीक है। तो ट्रेंड्स में इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा ट्रेंड है इसका। अगर मैं तुम्हें बताऊं भाई, देखो हमने क्या बोला है, EGE और IE का जो ट्रेंड होगा वही एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड होगा, ठीक है। जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखो ट्रेंड्स, ठीक है। ट्रेंड्स में हम क्या लिख सकते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ
पीरियोडिसिटी ऑफ EN, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पीरियड भाई दो ही तो है, या तो पीरियड या फिर ग्रुप। तो पीरियड में कहाँ से कहाँ जाएंगे? पीरियड में हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है जी। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, Z इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा, सॉरी साइज डिक्रीज करेगा, साइज डिक्रीज करेगा तो IE जो है वो इंक्रीज करेगा, और जो EGE है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो मोर नेगेटिव होगा तो हम कह सकते हैं दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी इन जनरल, ठीक है। ओके, सेम थिंग अगर हम बात करें ग्रुप के लिए, ठीक है, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप का मतलब क्या हुआ? टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में क्या हुआ? Z इफेक्टिव तो सेम सा रहता है ना, सेम रहेगा। साइज जो है वो इंक्रीज करेगा तो IE जो है वो डिक्रीज करेगा, और EGE जो है वो लेस नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, या तो पॉजिटिव, बस बेसिकली पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो EN जो होगा इन जनरल इट शुड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? तो इसमें एक दो चीज़ें देख लो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो EGE के साथ किस तरीके से काइंड ऑफ कनेक्टेड होती है। तो इसमें लिखो इसमें इसके रीजन समझ में आ गए ना, मतलब मैं इसके अब इसके डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल लिखो। द ट्रेंड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ IE एंड EGE। द ट्रेंड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ IE एंड EGE, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखो नॉन मेटल्स या नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट की टेंडेंसी गेन करने की है तो हम कह सकते हैं ना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो लिखो इसमें देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट electronegativity is directly related to non-metallic properties of elements, ठीक है। इसको फर्दर एक्सटेंड कैसे कर सकते हो कि अगर नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मेटालिक से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो EN इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटालिक कैरेक्टर घटेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। सो एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली रिलेटेड टू, प्रोपोर्शनल मत लिखो, रिलेटेड टू लिखो, ठीक है। प्रोपोर्शन एंड रिलेशन दो अलग चीज़ें होती हैं। इन्वर्सली रिलेटेड टू मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लिखो इसमें अलॉन्ग अ पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है तो इसलिए नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेंगे। तो लिखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, सो non-metallic character increases and metallic character decreases. Non-metallic character increases, metallic character decreases, ठीक है। सेम वे तुम ग्रुप के लिए लिखोगे डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयरफॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज एंड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ये तुमको पता ही है, अगर तुम ध्यान से देखो तो सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो तुम इधर से इधर तक जाओगे तो तुम्हारा फ्लोरीन आता है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और अगर तुम फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो तुम नीचे जाते हो, नीचे जाते जाते तुम सीजियम तक आओगे, सीजियम इज़ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट। तो तुम ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो, है ना। सेकेंड ग्रुप में चलो मैं लिखवा देता हूँ उसको साथ साथ। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूँ P2, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ऐसे करके बात कर लेते हैं, बाकी तो और होंगे ही, ठीक है। इस तरीके से आएगा तो इस डायरेक्शन में क्या होगा तुम्हारा EN क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इधर इंक्रीज कर रहा है।
और अगर मैं G1 की बात करूं तो वो लिथियम से लेकर CS तक आएगा, और यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कूल, यहाँ पे तुम सब लिख सकते हो, लीगल जो भी लिखना है तुम्हें, ठीक है। क्लियर होगी, ठीक है जी। अब कुछ वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ, उन्हें याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ, ठीक है भाई। तरीका क्या है, यहाँ पे अगर तुम देखो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 एंड पीरियड 4, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कौन कौन से याद करने हैं वो देख लो बस। यहाँ पर तो तुम्हें H ही याद करना है, ठीक है। यहाँ पर CNOF टोटल 10 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। PSCl Br एंड I, ठीक है। ये सब याद करने हैं तुमको 10 के 10, ठीक। ये वैसे भी याद हो जाती हैं, मैं एक करके लिख रहा हूँ इनके आगे इनकी वैल्यूज़, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी होती है, फिर 3.5 इसकी होती है, फिर 3 इनकी। अच्छा एक मिनट रुको, कैसे, चलो ठीक है, पहले मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 3, ठीक है। इसके बाद 3 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है दैट इज़ 2.8, वो इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी आती है 2.5, वो इसकी होती है, वो इसकी होती है और इसकी होती है, ठीक है जी। फिर 2.1 आती है, वो इन दोनों की होती है। तो सारे के सारे काइंड ऑफ कवर हो गए। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर अगर मैं ग्रीन से गोला मार रहा हूँ तो मैं 2 जगह गोला मार सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों की सेम है। अगर मैं रेड से कुछ करूँगा तो लेट से रेड से वी हैव 2.5 वाले 3 हैं, तो रेड के बॉक्स में हमें 3 मिल गए, ठीक। अच्छा, अब इसके अलावा ये तीनों तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये ट्रपीजियम में डाल दिया मैंने इसको, और इसको भी मैंने ट्रपीजियम में डाल दिया। हालांकि तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो सेम ही है, बट एनीवे द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज बेसिकली ये जो 10 हैं तुम्हें इसमें से याद रखना है। सबसे हाई किसकी है, फ्लोरीन की, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, ठीक है, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, ठीक, फिर ISC और फिर PH की। क्लियर होगी भाई बात ये, ठीक है। तो अब इसको लिख लो। इसमें इसकी जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, मैं इसको एक सेकेंड रुको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। F, देखो F इज लेस देन O और N और Cl क्या है, N और Cl क्या है, इक्वल है। तो मैं इसको इन तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया फोन कल, FON कल, ठीक है, लेस देन BR, नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो ग्रेटेस्ट हुआ ना, हम क्या कर रहे हैं बाबू, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। BR और फिर इसके बाद तो 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, फिर ISC आएगा, फिर ऐसे समझ लो इसको ISC, ठीक है। और ये ग्रेटर देन होगा PH, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख लो। इसका जो वो है फोन कॉल बराबर इश्क फना, या इश्क पहले है। फ़ोन कॉल बराबर इश्क पहले है, ठीक है। मतलब इश्क में फ़ोन कॉल सबसे पहले होती है। आजकल तो वैसे शायद इस चीज़ का ज़माना नहीं रहेगा, व्हाट्सएप डज द ट्रिक। एनीवे, फ़ोन कॉल बराबर इश्क पहले है, ठीक है। ये तुम लिख सकते हो। और इश्क पहले, भाई जब तक काम ना कर लो ये इश्क विश्क के चक्कर में मत पड़ जाना तुम। फ़ोन कॉल बराबर, हिंदी में लिख लेते हैं यार, बराबर
ठीक है जी। तो ये तुम्हारे ट्रेंड्स हो गए, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है। अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं या एप्लीकेशन की बात करते हैं, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन काफ़ी सारी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है? तो नॉमेनक्लेचर किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो अब लिखो एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, ठीक है। तो एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईएन, ठीक है जी। तो क्या क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, ठीक है, एवरी कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स ओनली, है ना। मोस्टली नॉन मेटल से ही कोवेलेंट कंपाउंड बनता है, मेटल से या नॉन मेटल से मिलके आयनिक कंपाउंड बनता है ना। तो लिखो इसमें सबसे पहले एनी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, any covalent bond is formed by non-metals, any covalent bond is formed by non-metals and compounds containing non-metals and compounds containing non-metals are known as binary compounds and compounds containing non-metals are called binary compounds, ठीक है। अब इसमें जो लिखना है वो ये है कि जिसकी ज़्यादा, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे HCl, ठीक है, या तो मैं इसको ClH क्यों नहीं लिखता? क्योंकि देखो अगर मैं HCl की बात कर रहा हूँ तो ये जो Cl है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। और इसका अगर मैं नाम भी लिखता हूँ तो क्या है? अच्छा एक मिनट, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है विच इज़ 3 और ये कितना है 2.1। तो हमेशा ये देखोगे जो ज़्यादा नेगेटिव है वो उसके सिंबल में भी, जो कंपाउंड का सिंबल है उसमें भी बाद में आता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला है उसमें बाद में आएगा, और जो नाम लिखोगे उसमें भी वो बाद में आएगा, ठीक है। और हमेशा IDE के सफिक्स से एंड होगा, इट विल एंड विद द सफिक्स ऑफ IDE, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑलवेज रिटन, मोर फर्स्ट, एक मिनट रुक जाओ, फर्स्ट तो हमने लिखवाया नहीं ना, इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड बोला था ना मैंने। अच्छा ठीक है भाई, पहले लिख लेते। फर्स्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, तो नॉमेनक्लेचर हो चाहे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड लिखो। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन आफ्टर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन आफ्टर द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन सिंबल या इन नेम एंड फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, इन बोथ नेम एंड फॉर्मूला। यहाँ नाम में भी पीछे आ रहा है और फॉर्मूले में भी पीछे आ रहा है, इन बोथ नेम एंड फॉर्मूला, फुल स्टॉप। इन नेम कॉमा द नेम ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इन नेम कॉमा द नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड्स विद IDE, ठीक है ना, IDE से एंड कर रहा है, ठीक है जी, विद द सफिक्स IDE, एंड्स विद IDE या विद द सफिक्स IDE, इसका सफिक्स IDE हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम देख ही रहे हो कि भाई इसकी 3 है, इसकी 2.1 है, तो लिखने का तरीका भी ये है, ये तरीका नहीं है, और यहाँ पे भी हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं यार। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बात करूँ HF PCl3 ICl BrCl5, ठीक है, या एक मिनट भैया, BrICl3 PCl5, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं इनके नाम भी चाहे तुम देखो तो मैं बता सकता हूँ नाम क्या है। इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखो फॉस्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये P से ही जाना जा रहा है, फॉस्फोरस नाम से ही बोल रहे हैं इसको पूरा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। ये आयोडीन क्लोराइड, आयोडीन ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ऐसे जितने भी नाम है तुम जानते हो ऑलरेडी, मैं इसके नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हुआ? देखो भाई, कोई भी बॉन्ड एक्सेप्ट फॉर वो कंपाउंड्स जो कि सेम एलिमेंट से मिलके बने हैं, जैसे
अगर मैं तुम्हें सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें पहले, सेकंड लिखो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अगर मैं तुम्हें ये दो कंपाउंड देता हूँ H2 और HF, ठीक है जी, तो इसमें क्या है, H और H ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा और इनके बॉन्ड के बिल्कुल बीच में इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड लाई कर रहा होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं वो एग्जैक्टली बीच में कहीं पे होंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इनमें कभी भी बॉन्ड सेपरेशन या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट नहीं होंगे कभी भी। अगर शिफ्ट नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं ये प्योरली कोवेलेंट है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शिफ्ट हो गए हैं थोड़े से F की तरफ, तो हम कहेंगे कि इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है। इसको देखो ध्यान से, मान लो मैं दो ऐसे एक्सट्रीम्स ड्रॉ करूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्योरली कोवेलेंट, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्योरली आयोनिक, ठीक है जी, प्योरली कोवेलेंट एंड प्योरली आयनिक। अच्छा, प्योरली कोवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि A और A के बिल्कुल मिडिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एकदम मिडिल में है, इन द मिडिल, इन द मिडिल, ठीक है। तो इन द मिडिल होने का मतलब है किसी भी एक तरफ झुके हुए नहीं है, यार इस तरफ या इस तरफ कहीं नहीं गया हुआ, एकदम बिल्कुल मिडिल में है। तो ये कंडीशन होती है कोवेलेंट की, अगर प्योरली कोवेलेंट हुआ। प्योरली आयनिक का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो इसके पास चले गए हैं या फिर इसके पास, कंप्लीटली एक बंदे के पास चले गए हैं, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखेंगे, मान लो A B है कुछ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, इस तरीके से हम आयनिक को देखते हैं। तो हमेशा प्योरली आयनिक का मतलब है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन हैज़ बीन गिवन टू वन ऑफ देम, है ना। इसका इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इसको दे दिया गया है, जबकि यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल मिडिल में हैं। गॉट दिस। लेकिन एक्सेप्ट ऑफ फ्यू ये केसेस नहीं होते, ये तो कभी भी नहीं होता, ये केस तो कभी भी नहीं होगा। 100% आयनिक तो कभी नहीं होता। ये 100% कोवेलेंट हो सकता है, जैसे मैंने HH की बात करी, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन लाई बिटवीन देम, H और H के बीच में लाई कर सकते हैं, तो ये प्योरली कोवेलेंट हो सकता है। लेकिन इसके और जैसे F2 हो गया, Cl2 होगा, इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे ना तो वो 100% कोवेलेंट होंगे, ना वो 100% आयनिक होंगे, ठीक है। उसमें बस ऐसा होगा कि कैरेक्टर जो होगा वेरी करेगा, परसेंटेज कैरेक्टर वेरी करेगा। उसमें हो सकता है 90% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, 10% आयनिक कैरेक्टर हो, या हो सकता है 80% आयनिक कैरेक्टर हो, 20% कोवेलेंट कैरेक्टर हो, है ना। तो इतना क्लियर है कि इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के अलावा बाकी और जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका कुछ परसेंट कैरेक्टर कोवेलेंट होगा और कुछ परसेंट कैरेक्टर आयनिक होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। तो उसमें लिखो, क्या लिखा हमने, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर या नेचर ऑफ बॉन्ड। सेकेंड इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर और नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, और नेचर ऑफ बॉन्ड। इसमें लिखो, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक। ब्रैकेट में लिख लेना एक्सेप्ट फॉर एलिमेंट्स, सॉरी, एक्सेप्ट फॉर मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम, या होमोएटॉमिक, ऐसे लिखो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, एक्सेप्ट फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और उसमें लिखो एवरी बॉन्ड, मतलब फुल स्टॉप के बाद, एवरी बॉन्ड हैज़ सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर एंड सम आयनिक कैरेक्टर। एवरी बॉन्ड हैज़ सम कोवेलेंट कैरेक्टर एंड सम आयनिक कैरेक्टर। तो ये दिख रहा है तुमको, तो हमेशा जो भी बॉन्ड होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करे, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक गाइड है हमारे पास, तो लिख लो इस गाइड को। व्हेन XA माइनस XB, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, जब XA माइनस XB इक्वल्स टू 0 है। ये पहला जो हमने एक्सेप्शन बताया ना, ये वो है।
जब एक्स ए माइनस एक्स बी 0 है तो बॉन्ड विल बी प्योरली कोवेलेंट। लिखो इसमें बॉन्ड विल बी प्योरली कोवेलेंट। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा केस क्या आएगा? ये अभी दूसरे केस का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो मैंने इसके आगे इसलिए लिख दिया क्योंकि दूसरे का पहले वाले का एग्जाम्पल था। एक्स ए माइनस एक्स बी जो है वो पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव है बट स्मॉल, लेकिन स्मॉल है, छोटा है, 0.2 0.3 इस तरीके से कुछ है ना। तब क्या है कि अब 100% कोवेलेंट नहीं होगा, होगा तो आयनिक भी, लेकिन मेजरली या मोस्टली कोवेलेंट होगा। द कोवेलेंट कैरेक्टर विल डोमिनेट। तो लिखो इफ एक्स ए माइनस एक्स बी इज पॉजिटिव येट स्मॉल, इफ एक्स ए माइनस एक्स बी, सॉरी एक्स एम क्यों लिख दिया मैंने, एक्स बी इज पॉजिटिव येट स्मॉल, ऐसे करके लिख लो, तो स्लाइटली आयनिक एंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ठीक है, तो हम ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। गॉट दिस? और कहाँ थे? हाँ ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पर एक्स ए माइनस एक्स बी, ये अराउंड 1.9 आ जाता है। अगर ये अराउंड 1.9 आता है तो यहाँ पर दोनों के दोनों कैरेक्टर जो होते हैं इक्वल हो जाते हैं, 50-50% हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख लो एक्स ए माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 1.9, 50% कोवेलेंट, 50% आयनिक। अगर तुम्हें नंबर से ज़्यादा प्यार है तुम ये लिख सकते हो कि आयनिक इज़ लेस देन 50%, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिख लोगे? एक्स ए माइनस एक्स बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1, 2.1 ही है। ठीक है, वेरी हाई 1.9 रख लो, हाँ 2.1 रख लो। इससे अगर बहुत ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ लेस देन 50%, या प्रीडोमिनेंटली आयनिक कह सकते हो, प्रीडोमिनेंटली आयनिक, स्लाइटली कोवेलेंट। तो जिनको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं वो इस कैटेगरी में या इसमें फॉल करेंगे, और जिनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं वो इनमें फॉल करेंगे। ये बीच के कहीं के हो गए, है ना इधर के ना उधर के, बेपेंदी के लूटे। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो इसमें एग्जाम्पल्स तुम देख सकते हो। यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ HCl, HBr, यहाँ पर क्या होगा? H2O2, Cl2, F2, ये सारे होंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम CH4 देख सकते हो, है ना। इसमें C और H की जो CH4 का तो फिर भी नहीं, एक मिनट रुको, नहीं, ये तो हम गलत एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, क्योंकि किसी भी अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखोगे तो उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए 1.9 से 2.1 तक आसपास होना चाहिए। ठीक है, और 2.1 से ऊपर अगर हो गया तो तुम्हारा कोवेलेंट कैरेक्टर ख़त्म। ठीक है, तो चाहे तुम अगर KCl की बात कर लो इसमें या NaCl की बात कर लो तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता, उनका आयनिक कैरेक्टर होता है। इसके एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। ये हो गया NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है जी, ये हो गए। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन इज, अच्छा इसमें फॉर्मूला तो मैंने दिया ही नहीं तुमको। देखो भाई, फॉर्मूला जो है इसका वो उसको बोलते हैं हम हैमी स्मिथ फॉर्मूला। ठीक है, हैमी स्मिथ इक्वेशन। तो x 1.6 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, मैं तभी तो कहूँ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 1.6 इंटू XA माइनस XB प्लस 3.5 इंटू XA माइनस XB का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? तो इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले में तुम 50% रख रहे हो इसको, तो तुम्हारे
एक्स ए माइनस एक्स बी की जो वैल्यू आएगी, एक्स ए माइनस एक्स बी की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो 2.1 के आसपास आएगी। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो सर कि यहाँ पे आपने 1.9 क्यों लिखा है। ठीक है, हर एक में एग्जैक्टली रिजल्टली वे फॉलो नहीं होता। ठीक है ना, थोड़े बहुत अप्रॉक्सीमेशन रहेंगे। गॉट इट। तो तुम इसको एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है कि आयनिक कैरेक्टर ऑफ एच एफ बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर ऑफ एच एफ बॉन्ड। अगर मैं एच एफ बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर निकालना चाहता हूँ तो इसमें क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, परसेंटेज इक्वल टू 1.6। ठीक है, एच की क्या होती है 2.1 अभी बताया था, उसकी 4 होती है, तो इनके बीच में कितना आ रहा है डिफरेंस, एग्जैक्टली 1.9। ठीक है, तो अगर तुम 1.9 देखो तो इसका 50% आयनिक कैरेक्टर होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल एच एफ दे सकते हैं अपन, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एच एफ। ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी, ये फार्मूला लगा लो, मतलब कितना आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। हालांकि इसको अगर तुम फार्मूले को यूज़ करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगी ये कितना, अच्छा सॉरी 1.6 नहीं, ये 16 है, सॉरी ये 16 है भाई। ठीक है, तो 16, ये टोटल जो वैल्यू आती है 43 समथिंग आती है, अप्रॉक्सीमेटली 43 पॉइंट समथिंग आएगी है। ठीक, तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है 50% होता है। हालांकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना है। अगर तो उसने तुमसे पूछा और तुम्हें इनकी एक्स एक्स बी वैल्यूज़ याद हैं तो तुम ये फॉर्मूला यूज़ करो, जो आंसर आएगा वो तुम्हें रिपोर्ट करना है, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, थर्ड लिखो, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों जो एटम्स हैं इनके बीच में कितना अट्रैक्शन है, जितना ज़्यादा इनके बीच में काइंड ऑफ ये बंधे हुए होंगे एक दूसरे से, उतना स्ट्रांग बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ दी स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्ट्रेंथ लिख देते हैं पहले, स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वाज आई, यस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl की बात करो, ठीक है, और HBr की बात करो, इसमें ये कितना है 2.1 और ये 3 है, तो यहाँ पे 0.9 है डिफरेंस। यहाँ पे कितना है, ये 2.1 है और ये 2.8 है, यहाँ 0.7 है। और H और I की बात करो, यहाँ ये 2.1 है और ये 2.5 है, तो यहाँ 0.4 है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घट रहा है, तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घट रही है। तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो लिख सकते हो उसमें, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, या स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, ऐसे लिख लो, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये इससे वीक है, ये इससे वीक। ठीक है, इतना लिख लो। इसमें सबसे वैसे अगर तुम HF का एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, इसमें तो 1.9 होता है। गॉट इट, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ वाला पॉइंट लिखो। फोर्थ इज मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और मेटालिक कैरेक्टर उतना ही कम होता है। तो यही चीज़ लिखनी है, मेटालिक कैरेक्टर किसी का भी एलिमेंट का तुम जान सकते हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। ठीक है, तो लिखो मेटालिक कैरेक्टर, लिखो मेटालिक कैरेक्टर। इसमें लिख दो हायर, या ऐसे लिखो, हाँ, हायर द EN, हायर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, एंड हायर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हायर द नॉन मेटालिक कैरेक्टर एंड लोअर द मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा कह सकते हो।
ठीक है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डाउन द ग्रुप कैसा होता है और वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके, तो F इज़ द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट एंड CS इज़ द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, ठीक है। और एक और चीज़ साथ में लिख लो कि जब नॉन मेटालिक होगा ना तो वो उसका कैरेक्टर एसिडिक भी होगा, और जो मेटालिक होगा उसका कैरेक्टर बेसिक होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो वो एलिमेंट एसिडिक कंपाउंड्स बनाएगा, और अगर मान लो मेटालिक या यूँ कह लो कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वो एलिमेंट बेसिक कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिख लो। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स दैट द एलिमेंट विल मेक the higher electronegativity means that the that the element will make acidic compounds, and low electronegativity means कार्ड लेके नहीं गया ना, हाँ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द एलिमेंट विल मेक बेसिक कंपाउंड्स, ठीक है। लास्ट लिखो नेचर ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, या नेचर ऑफ AOH बॉन्ड लिखो, नेचर ऑफ AOH बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। बाकी जो छोटे छोटे हैं ये तो तुम्हारा एक जनरल नॉलेज हो गया यार, ये तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो ये अब बता रहा हूँ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर ऑफ AOH बॉन्ड, ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ AOH बॉन्ड की, ठीक है, तो तुम ध्यान से अगर देखो, अगर ये पार्ट टूटता है तो हम कहते हैं कि ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा AO- प्लस H प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, ठीक है जी। और अगर भाई साहब ये बॉन्ड टूटता है ना, OH उधर निकल जाता है, तो हम कह सकते हैं दैट इट विल गिव अस A प्लस प्लस OH माइनस, बेसिकली दिस इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है। तो हाँ है ना, एसिड का मतलब क्या हुआ, जो H प्लस दे दे, बेस का मतलब क्या हुआ, जो OH माइनस दे दे, है ना, H प्लस OH माइनस, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर ये वाला बॉन्ड टूटे तो वो मिले, ये वाला बॉन्ड टूटे तो ये मिले। अब हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा वाला टूटेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो AOH लिखा है ना, यूजुअली तुम्हारा जो बेसिस होते हैं वो इस तरीके से लिखे होते हैं, जैसे NaOH लिखा होगा, जैसे KOH लिखा होगा। तो जब ये लिखे होंगे ऐसे, तुम एकदम से देख लो सर ये तो OH है, ये तो बेस है, ये तो OH है सर, ये तो बेस है। अच्छा, अगर मैं इसको, जैसे एसिड का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो तुम बोलोगे सर ये क्या है। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, H2SO4, इट इज़ दिस। तो H2SO4 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसमें OH दिख रहा है। तो अगर ऐसे OH दिखेगा तो तुम इसको बेस मत मान लेना, इसको बेस मत मान लेना, ठीक है। तुम इसका अगर स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो देखो ये है, ठीक है, इसमें देखो 2 OH है। क्लियर होगी बात। बस इतना है कि इसमें जो टूटने वाला है वो ये होता है, इंस्टेड ऑफ SOOH बॉन्ड टूटता है। क्लियर है। वो क्यों टूटेगा हम बताएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, दोनों में OH होता ही है ना, दोनों में OH होगा ही। लेकिन पॉइंट इज कि टूटेगा कौन सा बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला टूटेगा तो एसिड, ये वाला टूटेगा तो बेस। ठीक है, ओके। नाउ इसमें लिख लो पहले, इस तरीके से अगर हो गया। अच्छा चलो पहले यहाँ पे तुम्हें दिखा देते हैं। इसका अगर मैं लिखूँ 3.5 होता है, इसका 2.1 होता है, और मान लो इसका XA है ना, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। हमें नहीं पता ना A क्या है, A कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं
एक मिनट रुको, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1.4, क्लियर है। अच्छा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं वो कितना है एक्स ए माइनस, या एक मिनट 3.5 से ज़्यादा नहीं होगा एक्स से, क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा सिर्फ एक का होता है फ्लोरीन का, और फ्लोरीन का कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड नहीं बनता। तो ये ध्यान रखो, इसमें आएगा 3.5 माइनस एक्स ए, ठीक है, कूल। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको बताने से पहले इस चीज़ की। जैसे मान लो ए बी बॉन्ड है, अगर ये पोलर है, मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये टूटते कब है? अगर मैं इसको सॉलिड फॉर्म में रखूँ इस सॉल्ट को, मान लो ये आयनिक कंपाउंड ही है, मान लो ये आयनिक कंपाउंड है, तो क्या सॉल्ट ऐसे रखे रखे आयंस में कन्वर्ट हो जाता है क्या? नहीं, तो सॉलिड फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होता। लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड मतलब अगर उसको तुम पिघला दो सॉल्ट को तो भी वो आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, सॉरी सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, सॉरी लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम्हें देखना है कि ये एक्चुअली में टूटता कब है, तो जब हम इसको H2O में ऐड करते हैं, तो कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, जब हम उसको H2O में ऐड करते हैं तब जाके वो A प्लस B माइनस में टूटता है। ऐसा क्यों होता है कि ये देखो A और B मान लो ऐसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो जो H2O है, H2O एक ऐसा मॉलिक्यूल है ना जिसमें पोलराइजेशन कुछ ऐसा होगा, भाई इस पर कुछ O का 3.5 है, इसका 2.1 है, इसका 2.1 है, इसका 3.5 है, तो ये 3.5 ये 2.1, इनके बीच में नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन किधर खिसके होंगे? इसकी तरफ, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इन दोनों के ऊपर फिर इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका, इस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो O है और इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो H है। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो O इसके आसपास ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से। देखो ये प्रोसेस मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये अगले चैप्टर में समझाना ही है मुझे, बस इतना बता रहा हूँ कि जब O इसके पास आ जाएंगे तो यहाँ पर एक पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, मतलब अट्रैक्शन होगा ना, और अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करती है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। सेम वे यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है H का, वो H2O का, वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, हाँ है ना, ठीक है। इधर भी अगर जो भी इनके बीच में इंट्रैक्शन होगा उसके जैसे अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो सॉल्वेशन कहते हैं इसको, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ठीक है जी, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को जो ये हो रहा है, ठीक। मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि ये अपने आप से नहीं टूटता, ये जब तक हम इसे किसी लिक्विड में, फॉर एग्जांपल H2O में डिसॉल्व नहीं करते तब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। और बॉन्ड टूटने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए, कहीं कहाँ से मिलेगी? यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई और यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई उसकी वजह से टूटता है। तो क्या बनेगा? A+ और B-। समझ में आ गया कि कैसे होता है ये? क्लियर हुई ये बात? तो it will never break on its own, it's only after solvation or hydration in the presence of H2O or any other liquid so far। उनके बेसिस लाइक उनके प्रेजेंस में इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, लाइक यू कह लो एनर्जी रिलीज होगी, इस प्रोसेस से एनर्जी रिलीज होगी फॉर द टाइम बिंग, और एनर्जी रिलीज होगी तो इस तरीके से ये टूट जाएंगे। गॉट इट? तो ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि देखो यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पे देखो, कोई ना कोई एक बॉन्ड तो टूटेगा ना। अगर ये टूटा तो ये होगा, ये टूटा तो ये होगा, मतलब बेस होगा, हाँ है ना, यही तो बात हुई ना। फाइनली टूटना कोई एक है। अब टूटेगा कौन सा? टूटेगा वो वाला जो ज़्यादा पोलराइज्ड है, जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। टूटेगा वो जिसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। गॉट दिस? ठीक है। तो लिखो, एनी कंपाउंड या एनी बॉन्ड नीड्स एनर्जी टू बी ब्रोकन, नहीं ये ऐसे लिखो, टू ब्रेक एनी बॉन्ड
energy is needed to break any bond, energy is needed to break any bond, energy is needed, and the bonds, and the energy needed, to break that bond is provided by, and the energy needed to break that bond is provided by the solvation or hydration as explained below. तो ये लिख लेना भाई, explained below, इसका बस इतना ये फिगर्स बना लेना कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इस तरीके से, है ना, सॉल्वेशन से एनर्जी. ठीक है, क्लियर होगी बात. द मोर पोलर द बॉन्ड, ब्रैकेट में लिख लेना हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. द मोर पोलर द बॉन्ड, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, द मोर इजीली इट विल बी ब्रोकन बाय सॉल्वेशन. द मोर इजीली इट विल बी ब्रोकन बाय सॉल्वेशन, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी ना उस केस में. भाई मान लो ये चार्ज सेपरेशन बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे ही नहीं, और जितने कम और वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी कम सॉल्वेशन एनर्जी होगी, है ना. तो इसलिए टूटना किस पे डिपेंड करेगा कि कितना पोलराइजेशन है, और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है. तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, है ना, मोर द पोलराइजेशन, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर विल बी द सोर्स सॉल्वेशन एनर्जी एंड ईजियर टू ब्रेक दैट बॉन्ड, तो इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा? जो ज़्यादा पोलराइज्ड होगा या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी. अगर 3.5 माइनस x से 1.4 से कम है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर 3.5 माइनस x से, ठीक है, इसका जो मॉड है इट इज़ ग्रेटर दैन 1.4, तो AO बॉन्ड ब्रेक्स. ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर तुम देखो 3.5 माइनस XA इज़ ग्रेटर देन था ना, इज़ लेस देन 1.4, तो क्या होगा? OH बॉन्ड ब्रेक्स. क्लियर होगी बात? OH बॉन्ड ब्रेक, AO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो बिहेव्स लाइक, या ये लिखो फर्निशेस OH माइनस इन द सॉल्यूशन, बिहेव्स लाइक अ बेस, furnishes H plus in the solution, behaves like an acid. क्लियर होगी बात? सिंपल समझ में आ गया ये किस तरीके से है? बस इतनी चीज़ जाननी थी तुम्हें कि कौन सा ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और वो ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा कि सर ऐसा ज़्यादा होने से ब्रेक क्यों करेगा, क्योंकि सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, है ना. जिसमें सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो वाला बॉन्ड टूट जाएगा. ठीक है, तो लिखो, इधर लिखना, वेयर, इसके लिए एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, वेयर OH इज कनेक्टेड टू मेटल और पॉलीएटॉमिक कटायन. देखो भाई, मेटल और O का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वही, इसका मतलब जो है यहाँ पे ये बताता हूँ, ये तभी ज़्यादा होगा जब ये बहुत कम हो. और बहुत कम किसका होता है? मेटल्स का. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है? मेटालिक एलिमेंट्स की, है ना, जो मेटल्स होंगे. ठीक है, तो लिखो, वेयर OH इज कनेक्टेड टू मेटल और पॉलीएटॉमिक कटायन. पॉलीएटॉमिक कटायन ये तब पॉसिबल है. कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं इसमें? ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, NaOH, KOH, यहाँ पर NH4OH लिख सकते हो, जिसमें NH4 प्लस जो है वो पॉलीएटॉमिक कटायन है, CaOH होल ट्वाइस लिख सकते हो. ठीक है जी, क्लियर होगी बात? गॉट इट? AO बॉन्ड मोर पॉसिबल ओनली व्हेन इज मेटल. ठीक है, ओके. और यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिख लो, ये कब होगा? जब जो OH है वो किसी नॉन मेटल से कनेक्टेड हो. ठीक है, तो लिखो, वेयर OH इज कनेक्टेड टू अ नॉन मेटल, वेयर OH इज कनेक्टेड टू नॉन मेटल. यहाँ पे तुम देख ही चुके हो कि जो OH है वो S से जुड़ा हुआ है, और
S और O के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखेंगे तो 1 है ना, 1.4 से कम है, ठीक है। इसी तरीके से तुम HNO2 की बात कर सकते हो, HNO3 के लिए बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो होते हैं सारे के सारे ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, ऑक्सी एसिड्स और हाइड्रो एसिड्स, ठीक है। हाइड्रो एसिड्स में जो H+ होता है, जो निकलने वाला H होता है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल एटम, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सी एसिड में H जो निकलने वाला H होता है वो सेंट्रल एटम से डायरेक्टली ना कनेक्ट होते हुए O के थ्रू कनेक्ट होता है। क्लियर होगी बात? एनीवे, इसको मैं अभी बताऊंगा ही, तो उसकी टेंशन मत लो। अभी के लिए बस तुम ये देखो कि इसमें जो H होगा हमेशा O के साथ जुड़ा होगा और O किसी नॉन मेटल के साथ में जुड़ा होगा, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये ऑक्सी एसिड्स के लिए ट्रू है। गॉट इट? ठीक है जी। तो नेचर ऑफ बॉन्ड ये समझ में आ गया तुमको? कूल। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। नोबल गैसेस के लिए लिख लो, नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 ली जाती है, इट इज अज्यूम टू बी 0, ठीक है। और एक और चीज लिख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो 1.36 से 2.4 के बीच में वेरी करती है। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरीज बिटवीन 1.36 एंड 2.4, बिटवीन 1.36 एंड 2.4। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की जो होती है 1.1 से लेकर 1.3 तक, 1.1 से लेकर 1.3 तक, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये चार चीज़ भी लिख लेना। तो यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेट्स कंप्लीटेड, ठीक है। देयर इज नो यूनिट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? ठीक है जी। तो हियर वी कंप्लीटेड। अब हम जल्दी से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की का वेरिएशन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? बेसिकली जो साइज़ है, हमने तो साइज़ को रेडियस में नापा था, है ना। एटॉमिक रेडियस को हमने साइज़ बताया था, लेकिन साइज़ तो एक्चुअली में वॉल्यूम होगी उसकी। अगर स्फीयर को सी, वी आर कंसिडरिंग एवरी एटम एज अ स्फीयर, तो अगर वो स्फीयर के जैसा होगा, इफ़ इट इज़ लाइक अ स्फीयर, तो उसकी कुछ वॉल्यूम तो होगी, तो हम उस वॉल्यूम को एटॉमिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ in a periodic table, variation of some physical properties in a periodic table. Got it? Periodic properties in a physical properties in a periodic table. तो जो तुम्हारी पहली periodic property है, that या physical property है, वो क्या है? Atomic volume, variation of physical properties। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे उस पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। देखो भाई, एटॉमिक साइज़ या रेडियस जैसा वेरिएशन उसका होगा, वैसी वॉल्यूम का भी होगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³। तो जिसका r बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, इसमें लिख सकते हो वेर इज़ द सेम एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। वेर इज द सेम एज एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी। ये इतना लिख लो, वेर इज द सेम एज एटॉमिक रेडियस। क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो, पीरियड के अलॉन्ग क्या करेगा? इट विल डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज। तो इन जनरल इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक। ये भी, इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं, सारे फैक्टर्स वही हैं, कुछ अलग नहीं है। सेकंड लिखो डेंसिटी। डेंसिटी का मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सेकंड इज डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। भाई अगर तुम किसी भी तरफ देखो, चाहे तुम इधर जाते हुए देखो चाहे इधर जाते हुए देखो, ठीक है, तुम्हारी डेंसिटी मास तो इंक्रीज कर ही रहा है भाई। चाहे तुम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप पीरियड जाओ या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाओ, ठीक है, वहाँ पर मास तो इंक्रीज कर ही रहा है। एक जगह पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, एक जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। तो ये इसमें होता क्या है कि जो डेंसिटी होती है वो पीरियड में इंक्रीज करते हुए एक मैक्सिमम पे आती है और फिर डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो लिखो इसमें, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ग्रेजुअली in a period, attain a maximum in the middle
attain a maximum in the middle and then starts decreasing gradually, इतना लिख लिया। ओके और नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट होता है या सॉलिड होता है, सॉलिड एलिमेंट क्या होता है, वो होता है इरिडियम, सॉरी ऑस्मियम, नॉट इरिडियम, ऑस्मियम लिखो। ऑस्मियम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in solids, and mercury has highest density amongst liquids, ब्रैकेट में लिख लेना 13.6, ठीक है। थर्ड लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग को समझो, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारी पैकिंग पे डिपेंड करता है और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी पैकिंग भी अच्छी होगी, ठीक। तो इन जनरल जो डेंसिटी का ट्रेंड होता है वही तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का भी होता है। तो लिखो इसमें इन जनरल एलिमेंट्स विद लो एटॉमिक वॉल्यूम, इन जनरल एलिमेंट्स विद लो एटॉमिक वॉल्यूम हैव हाई MPs एंड वाइस वर्सा। In general, elements with low atomic volume have high MPs and vice versa, ठीक है। In a period या across a period, इसी में across a period MP first increases, becomes maximum and then decrease, वही जो हमने डेंसिटी में देखा, ठीक है। MPs increase, first increase, attain a maximum and then decrease, ठीक है। BP जो है, BP का भी वेरिएशन ऐसे है लेकिन बहुत रेगुलर नहीं होता, तो इसलिए देखो नीचे लिख लेना एक लाइन में, द वेरिएशन ऑफ BP इज द सेम एज MP, द वेरिएशन ऑफ BP इज द सेम एज MP बट नॉट एज रेगुलर, ठीक है जी। ये तुम्हारे 3 प्रॉपर्टीज का वेरिएशन हो गया, गॉट इट, ठीक है। इसमें लिख सकते हो टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लिखो amongst metals, tungsten has highest melting point amongst metals, which is 3683 Kelvin, 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 केल्विन, ठीक है, 4000 केल्विन। ग्रेफाइट का नहीं, डायमंड का या और किसी फॉर्म का, ठीक है। हीलियम हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग्स गैसेस, ठीक है, लिखो हीलियम हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग्स गैसेस 3 केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो से जस्ट 3 केल्विन ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, एग्जैक्ट वैल्यू चाहे याद ना हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा सर ये भी याद करना पड़ेगा, मुझे तो केमिस्ट्री छोड़नी है, इतना सारा तो मुझसे याद नहीं होगा। भाई देखो मैंने भी याद नहीं किया था, ना तुम्हारे JEE के लिए और ना ही तुम्हारे क्या कहते हैं उसे 12th के लिए, बोर्ड्स के लिए। तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, मोटा मोटी एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो चल जाएगा काम, गॉट इट, ठीक है। तो ओके, डिफरेंट वेरिएशन इन डिफरेंट ग्रुप्स लाइक, ठीक है। अब लिखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि हमने डिस्कस नहीं किया है बिकॉज इट वाज इन दी रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर जो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट 2 में है ना। मोल कॉन्सेप्ट 2 वाले चैप्टर को हम थोड़ा सा लाइक वी विल डू लिटिल बिट ऑफ इट इन द कमिंग वीक्स, उसको जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हारा वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी यूँ समझ लो कि उसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है। जैसे अगर मैं कार्बन की बोलता हूँ तो कार्बन की वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी है 4। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है ना। हालांकि तुम कह सकते हो ये कोवेलेंट, तो बहुत ज़्यादा ना मत सोचो, अभी के लिए लिख लो, ऐसे लिखो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। ये चौथी प्रॉपर्टी है लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए मैं इसके साथ नहीं लिख रहा हूँ। तो लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पर
दोनों के लिए एक ही चीज़ है वही, हालांकि दोनों के दोनों सेम नहीं है, इतना ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आई एम नॉट अज्यूमिंग कि तुम्हें पता होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अभी जब आगे चलेंगे, जब तक कि हम रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट नहीं कर लेते तब तक मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बाद कर लेंगे उसको, क्योंकि थर्मो के बाद वाला जो पार्ट बचता है उसमें उसमें हम इसको कर सकते हैं यार, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को, बस इतना है कि अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है ये लिख लो। वैलेंसी इज, लिखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे अगर मैं लिथियम से या सोडियम से Na से लेकर Cl तक जाता हूँ, Na MgAl C, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इसके साथ क्या ये कंपाउंड बनेगा, ये बनते हैं तो अगर तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, एक, इसकी दो, इसकी तीन, इसकी चार, इसकी तीन, इसकी दो, इसकी एक। तो अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम वैलेंसी देखेंगे तो अलॉन्ग अ पीरियड क्या कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमम 4 तक जा रही है और फिर डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ देखूं तो यहाँ पर देखो क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे, Na2O MgO, ये क्या है MgO और Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 एंड Cl2O7। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैलेंसी जो है ये 1 2, मतलब ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 की होती है, तो Na की कितनी हुई, 1 की, ये 1 O के साथ कर रहा है तो Mg की 2 के साथ 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी Mg की, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो द वैलेंसी वेरीज फ्रॉम 1 to 7 अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो इसमें कि वैलेंसी इज मेजर्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्केल्स, the valency across a period varies as shown below। तो यहाँ पर अगर मैं ये ग्रीन वाला लिख रहा हूँ तो ये क्या है, वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल, और ये क्या है, वैलेंसी ऑन ऑक्सीजन स्केल। क्लियर होगी ये बात, क्लियर इनफ, सिंपल है, इतना ध्यान रख लो बस। Al3O4 Al2O3 होता है, Al3O4, क्लियर होगी भाई बात ये। तो इसका वेरिएशन तुम देख रहे हो कि एक में तो ये मिडिल में हाई तक जा रहा है और फिर लो डाउन हो रहा है, और एक में पूरा बढ़ते हुए 7 तक जा रहा है। अगर डाउन द ग्रुप देखोगे तो ग्रुप की एक प्रॉपर्टी ही ये होती है कि जो ग्रुप की वैलेंसी होती है वो सेम रहती है, मोर लेस, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ये तो वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड हो गया, और वेरिएशन अलॉन्ग अ ग्रुप लिखो, वेरिएशन अलॉन्ग अ ग्रुप, इसमें लिखो इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी since they have same number of valence electrons। Elements have same valency since they have same number of valence electrons। Are we clear about this? ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, एक मिनट, ये इसमें, हाँ भाई क्लियर आ रहा है, पता नहीं यार डार्क सा क्यों आ रहा है, या तो मेरे फ़ोन का
ब्राइटनेस कम है मे बी, आई एम नॉट श्योर। एनीवे ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। सेम ग्रुप में तो सेम ही रहेगी, है ना, ये बोल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैलेंसी जो होती है तुम्हारी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही लिखो, इसमें ज़्यादा लाइक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि फिर वो पूरा डिस्कशन ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट देयर। ठीक, अब हम बात करेंगे, छोटी छोटी सी बातें करेंगे अबाउट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्राइड्स। जल्दी जल्दी से बात करेंगे। ऑक्साइड्स की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक, इसमें लिखो ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? एक होता है तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड और एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये 4 होते हैं। अच्छा, अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड की बात करें तो उसका नेचर कुछ होगा, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, है ना। तो ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है कैसे वेरी करता है, तो इन जनरल इतना लिख सकते हो, लेफ्ट से राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। लेफ्ट से राइट मतलब अलॉन्ग अ पीरियड या अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट से राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा या बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये वाला थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेंदी होने वाला है। गॉट इट? कहाँ थे हम? यस, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इन जनरल लिख लो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये हमने देख ही चुके हैं ना, इसमें कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत थोड़ी ना है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये ऐसा क्यों है ना, हम अभी भी देख चुके हैं ऑक्साइड्स में। ओ सॉरी, इससे पहले वाले की भाई, इधर जो होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, तो इस वजह से जो ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कंपाउंड्स बनेंगे, उनका एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आगे लिखो, सबसे पहले लिखो एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते कौन से हैं? इनफैक्ट लेट्स डू दिस, इधर लिख लो एसिडिक ऑक्साइड्स और यहाँ पे लिख लो बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से हो और बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हुए। एसिडिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव करस्पॉन्डिंग एसिड्स, और जब उन्हें हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट्स देते हैं, दे रिएक्ट विद बेस। ठीक है, तो लिखो इसमें, एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट गिव, शॉर्ट में गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑन डिसॉल्विंग विद H2। ठीक है, रिएक्ट विद बेसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? गिव, अरे बाबू तुम्हें काहे जाना है भाई, कहाँ जाना है तुमको? ठीक है, गिव हाइड्रोक्साइड्स। इसको पूरा लिख लेना अपने, क्या चाहिए भाई, इसको क्या चाहिए, क्या चाहिए तुझे? गिव हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट्स विद बेसिस, नहीं रिएक्ट्स विद, सॉरी ये तो बेस के साथ था ना, ये रिएक्ट्स विद एसिड्स। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं।
एक सेकंड रुको, कॉल्ड हाइड, अच्छा हाँ इसमें ये भी लिख लो पहले तो, दीज ये कैन बी कॉल्ड एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ देयर ऑक्सी एसिड्स, एनहाइड्रस, अभी वो पता चलेगा कि एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, एनहाइड्रस फॉर्म ठीक है थी। करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लिख लो नॉन वो हमने वहाँ पे देखा ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, एक बारी एग्जाम्पल जब हम देखना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ CO2 H2O H2CO3, तो तुम देख रहे हो ना कि H2CO3 से वाटर निकाल दो तो CO2 बन रहा है। ठीक है, सेम वे अगर तुम SO2 की बात करो, SO3 की बात करो, इस पे सब में वाटर ऐड करते चले जाओ तो यहाँ क्या बन रहा है, H2SO3, यहाँ पे क्या बन रहा है, H2SO4। कैन यू सी, सिंपल है ना। इसके बाद P4O6 है। मैं इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इन सब में ये होता है। चाहे ये इक्वेशंस याद होना हो, डजंट मैटर, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि अगर P4O6 होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, और N2O5 की बात करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो एग्जाम्पल, सभी काफ़ी सारे लिख दिए मैंने, गॉट इट। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशंस और लिख रहा हूँ मैं, वो ये है, अगर मान लो मैं CO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, Na2CO3 + H2O। तो देखो एक तरीके से इसने NaOH ने क्योंकि एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा H2O निकलता है, तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर मैं CO2 को, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, कहाँ गया, डिजॉल्विंग विद H2O, तो ऑन डिजॉल्विंग विद H2O, ये तो दिख ही रहा है यार, मतलब ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन डिजॉल्विंग विद H2O ये दिख रहा है तुमको, रिएक्ट्स विद बेसिस यहाँ पे दिख गया। ठीक है, सेम वे अगर मैं इनके लिए लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इनके लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास भाई। Na2O, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इधर ऊपर से लिखते हैं, Na2O + H2O। ठीक है, K2O + H2O, Rb2O + H2O। ठीक है, MgO + H2O और CaO + H2O, ZnO + H2O, FeO + H2O, Fe2O3 + H2O। ठीक है, NaOH, KOH, RbOH, Mg, OH whole twice, CaOH whole twice, ZnOH whole twice, FeOH whole twice, FeOH whole thrice। और अगर मान लो एग्जाम्पल तुम्हें देना हो कि भाई ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ रिएक्ट, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, तुम देख सकते हो
Na2O प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, ये सारे के सारे तुम एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद इट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो लिख लेते हैं। काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर हो गया ये। 2 सिटिंग में देख लेना भाई इस लेक्चर को तुम, एक ही सिटिंग में अगर ना देख पाओ। अरे भाई तेरे को क्या क्या चाहिए भाई तुझे? ठीक है, नेक्स्ट इज हाँ, अगर मान लो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है तो लिखो इसमें इफ अ मेटल शोज या इफ एन एलिमेंट शोज। ठीक है, इफ एन एलिमेंट शोज ऐसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसके जो ऑक्साइड्स होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, या उल्टा तरीके से, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हें पता नहीं है, दूसरे तरीके से ये लिख लो, हायर द ऑक्सीजन या हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड मोर एसिडिक इट इज। ठीक है, तो लिखो इसमें इफ अ मेटल और नॉन मेटल या इफ एन एलिमेंट shows variable oxidation state, then the higher, then मतलब then next वाले से लिखना, next line से, then higher the oxidation state, higher the acidic character, higher the oxidation state, higher the acidic character of the oxide, or higher the percentage of oxygen in oxide, और higher the percentage of oxygen in oxide, higher the acidic strength, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूं N2, एग्जांपल लिख रहा हूं इसका, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक है, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बोलूं तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी +4 है, N की, इसमें +5 है, तो इसके हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये देखो कि भाई 2 N2 इसमें, 2 N2 इसमें, 2 N2 इसमें, पर N2 इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगी ना, तो परसेंटेज जिसमें ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम तो इसका थोड़ा कम, इसमें सबसे कम तो इसका सबसे कम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं SO2 की बात करूँ, SO2 और SO3 सिंपल सा है, इसमें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसका ज़्यादा है, ये हो गया। अगर लेट मी टॉक अबाउट दिस Cr2O3, ठीक है, Cr2O3 एंड CrO3, ये क्रोमिक ऑक्साइड होता है। ये जो दोनों है तुम्हारे, इसमें दिस इज व्हाट इज दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। ये एक आउट ऑफ ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स देयर आर 3 मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक। मैंने अभी तक क्या बोला, सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन इसमें 3 ऐसे एक्सेप्शंस हैं, वो याद कर लो, क्योंकि एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आता है यार। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इसमें एक्सेप्शंस है, तुम्हें पता है कि अगर एक्सेप्शन होगा तो क्वेश्चन उससे आएगा, है ना, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो ये जो Cr2O3 है, इसमें अगर तुम देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें +6 है। या अगर तुम देखना चाहो तो 2 क्रोमियम के लिए 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 क्रोमियम के लिए 3 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होना चाहिए। ये लेस एसिडिक है या ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना स्टार मार्क करके रेड पेन से। ठीक है जी, और अगर मैं इसका एसिड बनाता हूँ तो ये बनता है H+H2SO4, सॉरी +H2O, क्या आएगा H2CrO4, जिसको हम कहते हैं क्रोमिक एसिड। गॉट इट, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड में भी अगर उसकी इफ़ यू लुक एट दी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहती है। ये ध्यान रखना, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उसमें वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। अभी ये रिडॉक्स रिएक्शंस हालांकि तुमने पढ़ा नहीं है, बट देन अगेन आई एम जस्ट सेइंग फॉर योर परयूजल,
यहाँ पे अगर तुम देखो तो +4 है, और यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो +4 है। इसमें अगर तुम देखो ये S जो है वो +6 में है, यहाँ पे भी +6 में है। ठीक है, तो ये जो अभी के लिए लिख लो, जब मैं तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा तुमको। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Mn का है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास है MnO, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। फिर है MnO2, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ये है MnO3, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ये Mn2O7 है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किधर इधर बढ़ रही है, या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इधर बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होना चाहिए वो इस तरीके से बढ़ेगा। और इनफैक्ट ये दोनों जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, इसको अगर तुम +H2O कर दो, और या फिर इसको अगर तुम +H2O कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा देता है O4, और ये देगा HMnO4। दिस इज कॉल्ड मैंगनीक एसिड and this is called permanganic acid। ठीक है, तो मैंगनीक एसिड एंड परमैंगनीक एसिड। ठीक है, कूल। तो ये तीन समझ में आ गए। एक तो क्रोमिक एसिड वाला था, क्रोमिक ऑक्साइड जो था, और यहाँ पर ये दोनों। गॉट इट, कूल। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस Na2O, CO2, CuO, N2O5, Li2O। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इनको तुम लीस्ट एसिडिक से मोस्ट एसिडिक तक, या बेसिक से एसिडिक तक अरेंज करो। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग फॉर। तो तुम अगर ध्यान से देखो, कहाँ थे हम, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, जो सबसे राइट मोस्ट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो P2P3, यहाँ पे Li होता है, यहाँ पे Na होता है, कार्बन किधर होता है, कार्बन इधर, नाइट्रोजन इधर, Cu कहीं यहाँ बीच में, Na के बाद यहाँ बीच में होता है Cu। ठीक है, अच्छा, तो ये सबसे इधर है, तो इसका ऑक्साइड जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये सब यहाँ ये लेफ्ट मोस्ट है, ये सबसे कम सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, और नीचे जाते हुए और भी बेसिक हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा। तो Na2O सबसे ज़्यादा बेसिक है। फिर कौन उससे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, या उससे कम बेसिक कौन सा है, Li2O। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो बीच में है, तो एक तो बीच में है ये, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि ये बहुत मेटालिक होते हैं, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी सबसे ज़्यादा होती है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो Cu किससे कम होगी, CuO, फिर CO2 एंड N2O5। ठीक है, तो जस्ट तुम्हें अगर पीरियोडिक टेबल पता था कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो यू आर एबल टू डू दिस। कुछ ऐसा करना तो नहीं पड़ा ना खुद से। ठीक है, नाउ राइट न्यूट्रल ऑक्साइड्स। देयर आर ओनली 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, ये ध्यान रखना। इनके अलावा और कोई न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होती। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होती है, जो कि ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और ना ही बेस के साथ। तो थर्ड लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड, उसमें लिखो ऑक्साइड्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ईदर नीदर एसिड, या विच रिएक्ट विद नीदर एसिड नॉर बेस, है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद नीदर एसिड नॉर बेस। गॉट इट। तो क्या होगा, N2O, NO और CO। ये तीनों तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड के। इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं है। और एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक का मतलब भाई 4 ही तो केस हो सकते हैं ना, या तो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करे, या फिर सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करे, या फिर किसी के साथ रिएक्ट ना करे, या फिर दोनों के साथ रिएक्ट करे। तो जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा वो केस हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो लिखो दोज ऑक्साइड्स
those oxides which react with both acids and bases, which reacts with both acids and bases, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, बेसन गाल, ठीक है, या ऐसा लिखो, बेसन लगा जीभ पर, ठीक है। इस पे देख तू आप, तुम्हारा आ गया बे एस एन, ठीक है, लगा मतलब एल, और ये और ये हो गया जेड एन, और ये हो गया पी बी, ठीक है। ठीक, ये ध्यान रखना, बेसन लगा जीभ पर, तो बेसन लगा एल है ना, लगा जीभ पर, तो इसमें क्या होगा, BeO हो जाएगा, इसी में SnO और SnO2 हो जाएगा, इसमें Al2O3 हो जाएगा, इसमें Ga2O3 हो जाएगा, इसमें ZnO हो जाएगा, इसमें PbO हो जाएगा और PbO2 हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं सारे के सारे एम्फोटेरिक है, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जैसे Zn की बात करो, ZnO प्लस HCl अगर होगा तो इट विल रिएक्ट विद HCl एंड इट विल गिव यू H2O, ठीक है। और अगर मैं Zn को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो यहाँ पे देता है Na2ZnO2 प्लस H2O, ठीक है, Na2ZnO2 H2O, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो Zn है जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये कैटायनिक पार्ट में है ना, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये एनायनिक पार्ट में है, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे 2Na प्लस ZnO2 माइनस, सॉरी 2 माइनस, इस तरीके से लिखो, तो ये एनायनिक पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ये खत्म होता है। इसका नाम जो होता है जिंकेट होता है ना, नेम इटसेल्फ इज सोडियम जिंकेट, ये ध्यान रखना, ठीक है, सोडियम जिंकेट। ऑलरेडी 120 हो चुका है, कनिका इज कॉलिंग 130, 1.5 घंटे का हो चुका है, ठीक है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है, जल्दी से तुम्हें 2 चीज़ें और बता देता हूँ। तुम्हारे चलो ठीक है, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्राइड्स को हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर ख़त्म होता है। ये 1.5 घंटे का लेक्चर था, थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, अग्रीड। इसको अगर तुमने कर लिया, सही मैं बोल रहा हूँ, तुमने अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कर ली, जैसे बोलते हैं ना, इसको कर डाला तो लाइफ जिंगल आ रहा है, लिटरली अगर तुमने इसको अच्छे से कर दिया ना, लाइफ विल बी रियली ईजी फॉर यू, गॉट इट, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर।